हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि आपने अभी फॉर्म भरा होगा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, है ना। EMRS का जो फॉर्म निकला था उसमें जूनियर सेक्रेटरीट अकाउंटेंट की पोस्ट थी। तो इसमें हमने इस सिलेबस को पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि हम सबसे पहले जूनियर सेक्रेटरीट का जो पार्ट 5 है, जिसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जो आपका 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो 30 नंबर के लिए आपका पेपर आएगा, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे। और ये आप यहाँ देख सकते हैं, जो अकाउंटेंट वाला एग्जाम है उसके अंदर भी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस, करंट वाला सेक्शन है, जो 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। तो ये कंप्यूटर वाला सेक्शन आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। और जो PGT वाला है, पीजीटी में भी जो कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा उसमें लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जब भी आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सबसे पहले आनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र अमेरिका में बैठा हुआ है, ठीक है, आपको उससे भी बात करनी है अमेरिका में, तो आप क्या करेंगे, उसको VC करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे यहाँ से बैठे बैठे। तो ये किसकी सहायता से कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से तो कर पा रहे हैं। तो इसमें इंटरनेट पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेट में जो 5G 6G ये देखेंगे, उससे पहले हमें कंप्यूटर देखने पड़ेंगे, उनकी डिवाइस समझनी पड़ेगी, किस डिवाइस से किस प्रकार की हम कॉलिंग करते हैं, कौन से नेटवर्क पर कॉलिंग की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे, ठीक है। तो इसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स एंड देयर यूज, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, ये वाली चीज़ें हम देखेंगे। आज ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की मूल संरचना। तो देखिए बेसिक और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर किस प्रकार का होता है, कभी आपने देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कंप्यूटर नहीं देखा होता है, ठीक है। पर आज के ज़माने में ऐसा बहुत ही कम, कोई रेयरली बच्चा होगा जिसने कंप्यूटर ना देखा हो, ठीक है। इर्रिस्पेक्ट ऑफ आपके दादा दादी होंगे, उनसे पूछो कंप्यूटर, तो बोल सकते हैं क्या चीज़ होवे ये, है ना। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कंप्यूटर नहीं देखा। आपने कंप्यूटर देखा है। तो कंप्यूटर किस प्रकार का होता है, एक होता है मॉनिटर, ठीक है, एक उसका होता है कीबोर्ड, और एक होता है उसका CPU, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज मदर, वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है। कंप्यूटर का ब्रेन का काम कौन करता है, CPU करता है, ठीक है, जो सारी कैलकुलेशन का काम करने का कार्य करता है। सारे जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जितने भी आप जो फीड करेंगे डाटा, वो सबसे पहले कीबोर्ड के थ्रू किस में जाएगा, CPU में जाएगा, और CPU फिर उसे आउटपुट के तौर पर मॉनिटर के थ्रू आपको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये पूरा एक क्या प्रोसेस होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आज ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी लैटिन भाषा, जब भी आप देखो बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे कि लैटिन भाषा। तो लैटिन सबसे पहले ये कौन से देश और कौन सी जगह को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेडिटेरियन सी में आपने ग्रीस का नाम सुना होगा, जिसे रोमन साम्राज्य का नाम सुना होगा, ठीक है। तो वहाँ जो ग्रीस देश है, तो उस देश की बात कर रहा है, वहाँ की जो भाषा थी वो लैटिन भाषा है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। तो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, ठीक है। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना मतलब कैलकुलेशन करना, ठीक है। ये चीज़ें आप समझिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें ही आपको और लोगों से आगे लिखे जाती हैं। जो अत्यधिक तेज गति से अंकगणीय गणना कर सकता है, ठीक है। अंकगणित मतलब जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसमें नंबर्स होते हैं, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहला गणना करने वाला यंत्र कौन सा था, अबेकस था। कभी आपने अबेकस देखा है, अभी आपको 2 मिनट बाद अबेकस दिखाएंगे, ठीक है। अबेकस कैसा होता है, जिसमें एक मान लीजिए ये इस तरीके से फ्रेम होता है। इस फ्रेम में मान लीजिए मैंने 5 डंडियाँ गाड़ी, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक मोती होगा ऊपर, फिर इसमें नीचे वाले में 2 मोती होंगे, इसमें 3 मोती होंगे, ठीक है, इसमें 4 मोती लगे होंगे। तो इनसे क्या है, कैलकुलेशन आसान हो जाती थी। बच्चों को ऐसे ही सिखाया जाता था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन करना सिखाया गया है। अत्यधिक और इसी कारण से जो कंप्यूटर है बहुत तेज गति मतलब कैलकुलेशन करने के कारण इसे अत्यधिक व्यापक बनाता है। व्यापक का मतलब है इसका यूनिवर्सल यूज हो पाया है, ठीक है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन समझते हैं, परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित मशीन है जो यूज़र से डेटा और सूचनाओं को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है, मेमोरी में स्टोर करता है और उन्हें निर्देश जो भी कमांड दी जाती है उसके अनुसार प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात हो गई। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक मॉनिटर हो गया, ठीक है, ये मॉनिटर है, मॉनिटर के सामने कीबोर्ड होता है,
कीबोर्ड के बगल में हमने एक सीपीयू बना दिया है, ठीक है। अब ये क्या होगा, जो भी आप यहाँ कीबोर्ड में फीड करेंगे वो कहाँ जाएगा, सीपीयू में जाएगा, सीपीयू से कहाँ जाएगा, मॉनिटर में जाएगा, ठीक है। तो सीपीयू क्या कर रहा है, इनपुट का कार्य कर रहा है, जो भी डेटा आपने फीड करना है वो इनपुट ले रहा है, कीबोर्ड के थ्रू आप इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, और मॉनिटर के थ्रू उसे आउटपुट मतलब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो भी आपने उसमें डेटा डाला है। ये चीज़ें समझिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर में निम्नलिखित क्षमताएं होती हैं, कौन कौन सी, यूज़र द्वारा दिए गए डाटा को ग्रहण करना। तो यूज़र कैसे डाटा को देता है, कीबोर्ड के थ्रू डेटा को कंप्यूटर में भेजा जाता है, ठीक है। यूज़र द्वारा दिए गए डाटा को क्रियान्वित करना, प्रोसेसिंग का कार्य कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है। फिर यूज़र के आवश्यकता अनुसार उसे परिणाम मतलब रिजल्ट मतलब आउटपुट के रूप में आपको मॉनिटर पे दिखा रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप समझ रहे हैं तो आप कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा अच्छी नॉलेज रख पाएंगे, ठीक है। अब देखिए सी से क्या होता है, कैलकुलेशन। वो कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। देखो कंप्यूटर और कंप्यूटर्स की ये फुल फॉर्म आपको याद रखने में मतलब कंप्यूटर के एक तरीके से क्या होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। सी से मतलब कैलकुलेशन, ओ से मतलब ऑपरेटिव, एम से मतलब मैकेनिक्स, पी से मतलब प्रोसेसिंग, यू से मतलब यूजफुलनेस उपयोगिता बनाना, टी से ट्रेजर्स मतलब शब्दकोश जिसके अंदर जो डिक्शनरी बोला जाता है, ठीक है। ई से एक्सटेंसिव मतलब विस्तृत, मतलब कंप्यूटर कोई एक पर्टिकुलर एक लोकेशन में ही यूज़ नहीं हो रहा, ये विश्वव्यापी हो गया, ये दुनिया भर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और आर से मतलब रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड इनोवेशन के क्षेत्र में इसका सर्वप्रथम यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए डेटा क्या होता है, आप सिंपल सा समझिए। मैंने बोला कि आप अपना डेटा मेरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दूँ, ठीक है। तो अब क्या ट्रांसफ़र करेंगे, उसके अंदर आपकी मूवीज़ हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है, आपके डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, कोई पीडीएफ फाइल हो सकती है ना, कुछ रिकॉर्डेड वॉइस कमांड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। डेटा मतलब डेटा रिलेटेड टू एनीथिंग विच इज़ योर्स और समवन्स अदर्स, ठीक है। तो वो किसी और का हो सकता है, आपका हो सकता है। तो वो जो डेटा होता है उसको कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए इनपुट किया जाता है। कैसे करेंगे, कीबोर्ड के थ्रू आप उसमें भेजेंगे, ठीक है, या पेन ड्राइव लगा के भेज देंगे। डेटा कहलाता है, ये बिना अर्थ वाले होते हैं, अभी इसका कोई मीनिंग नहीं है तो हम उसे डेटा बोल देते हैं। जब आप उसमें क्या करते हैं, उसमें कोई मीनिंगफुल थिंग्स डाल देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। आप अपने डेटा एक वचन डेटा, फिर वो इन्फॉर्मेशन से प्रोग्राम से वो सॉफ्टवेयर का रूप ले सकता है, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई डेटा होगा तो उसका ये आपको क्रम, ठीक है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। डेटा से आप इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन को आप एक प्रोग्राम के रूप में यूज़ कर सकते हैं और बाद में उसका एक सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो और लोगों के लिए यूज़फुल साबित हो, ठीक है। आ जाइए, जैसे कि एक टेक्स्ट है, उसको ऑडियो वीडियो फाइल में आपने कन्वर्ट किया है, या इमेज तथा ग्राफिक्स आदि में आप उसको कन्वर्ट करते हैं, ये सब डेटा कहलाता है, ठीक है। जो प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, अर्थफुल एक मीनिंगफुल हो जाता है, ठीक है। तो डेटा इन्फॉर्मेशन में, इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम में, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में, आप इस तरीके से इसको इंटरचेंज करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए कंप्यूटर की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे मान लीजिए एक मनुष्य है, ये एक मनुष्य है, इसकी 2 आँखें हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा मनुष्य बना भी देता हूँ। ये नाक मुंह हो गया, ये गर्दन हो गई, ठीक है, ये इसके पेट हो गया, ये हाथ हो गए, ये पैर हो गए, ठीक है, ये पैर हो गए इसके, ठीक है, थोड़े लंबे पैर हैं। तो अब ये देखिए, ये जो मनुष्य है, मैंने इसके बोला कि भाई ये इसका हेड है, ये सर है ना, यहाँ से सोचता है, ये हाथ है, यहाँ से काम करता है, पैरों से चलता है, पेट में खाना खाता है। तो ये क्या हो गई, इस मनुष्य की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है, जो डिफाइन कर रही हैं, अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी कई सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको मिला के वो एक कंप्यूटर बनता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, ठीक है, मॉनिटर, सीपीयू, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या है, हम कंप्यूटर बोलते हैं। आ जाइए इसके बारे में समझते हैं। देखें, कार्य करने की गति, कंप्यूटर के कार्य करने की गति बहुत तेज होती है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को माइक्रोन सेकेंड 10⁹, ठीक है, तथा पीको सेकेंड 102 में मापा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर गति किस में जाता है, मापा जाता है नैनो सेकंड में या पीको सेकंड में मापा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, उच्च भंडारण क्षमता, जो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, हाई कैपेसिटी स्टोरेज होती है। आप उसमें जैसे मान लीजिए आपके एक ब्रेन की एक कैपेसिटी है कि भैया एक दिन में वो 2 GB तक का डाटा ही स्टोर कर पाता है, ठीक है। ब्रेन जैसे याद कर करके आप कितना याद कर पाएंगे, ठीक है। परंतु कंप्यूटर की कैपेसिटी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। आप उसमें हज़ारों GB का डाटा एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करेगा आपने कितने स्टोरेज की डिवाइस उसमें लगा रखी है।
स्वचालित कंप्यूटर, स्वचालित का मतलब होता है ऑटोमेशन, वो अपने आप चलने वाला, जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को बिना किसी मानवीय बाधा के संपन्न कर सकते हैं, उसे बोलते हैं ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन है जैसे मान लीजिए आपने उसमें कमांड डाल दिया कि भैया इतनी देर में ये वाला प्रोसेसिंग अपनाना है, तो वो उसी तरीके से उसको कार्य करता रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्वचालित ऑटोमेशन। ठीक है, शुद्धता। अब देखिए, अब मैंने आपको कोई कैलकुलेशन दी, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2020 1 मल्टीप्लाई बाय 7000 1 है ना। अब क्या हुआ, इतने सारे डाटा मैंने आपको दे दिया, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, करते करते कहीं ना कहीं एरर कर देंगे। परंतु अगर यही डाटा मैं कंप्यूटर के अंदर डालूंगा तो उसकी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगी, बिना कोई एरर के वो शुद्ध रिजल्ट आपको दिखा देगा। तो कंप्यूटर कैसा होता है, शुद्धता भरा रिजल्ट आपको दिखाने में कैपेसिटी रखता है अपनी। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान रखें। मानव के अंदर तो गलतियां हो सकती हैं, पर कंप्यूटर इतनी गलतियां नहीं करेगा। अब देखिए, विविधता। विविधता मतलब डायनेमिक। कंप्यूटर क्या है, डायनेमिक है। आप चाहे जिस प्रकार से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप उसका इस्तेमाल किसी एजुकेशन पर्पज में कर सकते हैं, किसी मल्टीमीडिया में कर सकते हैं, किसी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे चाहे आप इस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपकी नीड है उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी जिस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। आप कैसे, किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एजुकेशन रिसीव करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है यूजर पे कि वो कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरीके से करता है। ठीक है, इंटीग्रिटी और पुनरावृत्ति। ठीक है, इंटीग्रिटी पुनरावृत्ति की क्षमता, कंप्यूटर किसी भी कार्य को ईमानदारी के साथ पूर्ण करता है। ठीक है, और इसमें कार्य को दोहराने की क्षमता होती है। जो भी कार्य आपने दिया वो कार्य बार बार मल्टीप्लाई टाइम से उसको आप रिपीट करा सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, आईक्यू रहित। अब क्या कंप्यूटर में आईक्यू होता है, कंप्यूटर क्या सोच सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला इधर यहाँ पर एक भैंस बंधी हुई है, ठीक है, बफेलो बंधी हुई है, बफेलो सी बना देते हैं यार। ठीक है, थोड़ी सी ऐसी बन रही है, पूंछ लटका के। ठीक है, अब मैंने बोला ये भैंस बंधी हुई है यहाँ पर, भैंस ऐसी तो होती नहीं है पर मान लीजिए एक बार भैंस है। ठीक है, अब ये भैंस बंधी हुई है, अब इसके बगल में यहाँ पे गोबर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, आपको पता है कि भैंस के पास से गए तो भैंस मारेगी और इधर से गए तो गोबर में आपका पैर गिर जाएगा, तो आप क्या करेंगे, कोई तीसरा रास्ता अपना लेंगे। तो ये क्या है, ये आपके आईक्यू को रिप्रेजेंट करता है कि भैया इधर से जाना खतरे की घंटी है। ठीक है, परंतु क्या कंप्यूटर इस तरीके से कभी नहीं सोच सकता कि इधर से जाना खतरे की घंटी है। कंप्यूटर तो क्या अपने काम को करता है, जो आपने कमांड डाला उस काम को करने लग जाएगा। कंप्यूटर अपने आप कुछ भी सोचता नहीं है, उसकी सोचने की क्षमता नहीं होती है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, एक ह्यूमन नहीं है, उसमें दिमाग नहीं होता। वो दिमाग से ज़्यादा तेज कार्य कर सकता है क्योंकि उसे बनाया इंसानों ने है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आ जाइए, कंप्यूटर कोई जादुई उपकरण नहीं है, इसके पास अपनी बौद्धिक क्षमता नहीं होती है। इसका आईक्यू लेवल क्या होता है, 0 होता है। ये आपसे स्टेटमेंट में पूछ लें कि कंप्यूटर का आईक्यू लेवल 50 होता है, 30 होता है, 10 होता है, 0 होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इंटेलेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर के इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में देखो, अबेकस किस प्रकार का होता है, ये आपके सामने ये फ्रेम दिख रहा है। तो इस फ्रेम में आपने देखा एक डंडा है, एक गोली लग रही है, दूसरे डंडे में 2 गोलियां लग रही हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये कैलकुलेशन करने के काम आता था। ये मैथमेटिक का बेसिक फीचर है जिसमें से गणनाएं करना सिखाई जाती थी। किसी को जिसको गिनतियां नहीं आती थी उसको बोलते थे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, है ना। इस तरीके से कैलकुलेशन करना सिखाई जाती थी। कब सिखाई जाती थी, 450 से 1000 BC में अबेकस का इन्वेंशन हुआ था, तब सिखाई जाती थी। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। अबेकस का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, चाइना के अंदर हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अभी तक यही नहीं पता है कि अबेकस का इस्तेमाल कहाँ होता था और अबेकस क्या चीज़ है, जबकि यही हमारा फाउंडेशन है मैथमेटिक कैलकुलेशन करने का। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ को याद रखें। एक यांत्रिक डिवाइस, एक मैकेनिकल डिवाइस है। अब आप देखिए इसमें एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रही है, एक ऊपर 1 है और सबसे लास्ट में 10 गोलियाँ होंगी, तो इसमें 10। ठीक है, तो ये जिसका उपयोग अंक की जो मतलब अंक की गणना करने के लिए किया जाता था। ठीक है, सबसे पहला एवं सरल यंत्र है अबेकस। लकड़ी का एक आयताकार रेक्टेंगुलर ढांचा होता था जिसमें 5 या इससे अधिक मोती होते थे। तो 5 तो यही हो गए, मैंने 10 वाला लिया तो ये था 10 मोती होगा। ठीक है, अजय नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए अबेकस के बाद नेपियर बोन्स ने कुछ इन्वेंशन किया था। नेपियर बोन्स ने क्या इन्वेंशन किया था, यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं ये फिगर। ठीक है, ये नेपियर बोन्स का फिगर है। तो इसमें क्या था, इन्होंने जैसे अपन बोलते हैं ना मल्टीप्लाई, स्क्वायर निकालना, तो उस प्रोसेस पर है। जैसे
जब आप 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट आता है, 0 ही आता है। और किसी संख्या को जैसे मान लीजिए 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, पर 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा रिजल्ट, ठीक है। पर 1 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तो ये नेपियर बोन्स ने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए ये बनाया था। नेपियर बोन का आविष्कार स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे, है ना, जॉन नेपियर इनका फुल नेम था। इसमें कुल 10 आयताकार पट्टियां होती थी जिन पर 0 से 9 तक के पहाड़े लिखे होते थे। तो ये क्या हो गया, पहाड़ों का स्ट्रक्चर हो गया। आपको पहाड़े तो आपने जानते ही होंगे, पहाड़े क्या होते हैं, टेबल्स, ठीक है। इसकी सहायता से गुणा करने की क्रिया को सरल बनाया गया है कि 5 × 5 = 25। जब भी आप किसी भी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला जो पहाड़ों का टेबल था नेपियर बोन्स ने बनाया था। ये थोड़ा सा याद रखना है, इनका नाम याद रखना है और पहाड़ों का ये याद रखना है, ठीक है। देखो आपको ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं पर ये पता होनी चाहिए। जब आपके क्या है सिलेबस में कंप्यूटर तो जहाँ भी आएगा वहाँ ये आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। स्लाइड रूल, अब देखिए स्लाइड रूल ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्लाइड रूल किस प्रकार का है। क्या यहाँ पर अपने पास में एक रूलर है, ठीक है। इस रूलर के अंदर जब आप इस डिवाइस को आगे पीछे करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से आपको एक नंबर तक लेके जाएगा, ठीक है। तो इसका आविष्कार किसने किया था, ये जर्मनी के गणितज्ञ थे विलियम ऑर्टरेड, ठीक है। इन्होंने स्लाइड रूल का आविष्कार किया था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये लघु गणित विधि के आधार पर सरलता से गणनाएं करता था, ठीक है। लघु मतलब स्मॉल कैलकुलेशन के बेसिस पे कैलकुलेट करता था। इसमें 2 विशेष प्रकार की पट्टियां होती थी जिन्हें बराबर में रखे आगे पीछे खिसकाकर लघु गणक की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज ये नेक्स्ट चलते हैं, पास्कल का गणन यंत्र। पास्कल का गणन यंत्र आप यहाँ देख सकते हैं। पास्कल का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए पास्कल ने इस तरीके से ये सर्कल्स बनाए थे और इनमें नंबर लिखे हुए थे। आप ये देखते हैं कहीं ना कहीं आपका जो जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के अंदर जैसे गाड़ी चलती है तो उसके अंदर वो नंबरों का वो चेन घूमती है। तो ये जो पास्कल का गणन यंत्र है, इसी से ही आज के जो हमारे मोटरसाइकिल हैं या फिर कोई एक्टिवा है या फिर कोई भी 2 व्हीलर्स होते हैं, 4 व्हीलर्स होते हैं, उसमें जो रोटेट घूम घूम के जाता है ना, तो वो इसी प्रकार से जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इस मशीन को पास्कल का कैलकुलेटर या पास्कल की एडिंग मशीन भी कहते हैं। ये घड़ी के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। इस मशीन में कई दावेदार चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घूमने वाले डायल्स होते थे जिन पर 0 से 9 तक की संख्याएं अंकित होती थी। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर, अब देखिए लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर क्या है, ये आपके सामने लेबनीज का यांत्रिक मैथमेटिकल कैलकुलेटर है। जर्मनी के गणितज्ञ गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज इस यंत्र का आविष्कार किया था। इस मशीन को लेबनीज का रेनिंग मशीन भी कहा जाता था। ये मशीन जोड़ घटाव के साथ साथ गुणा व भाग करने में समर्थ थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। देखो इसमें क्या था, आपको क्या है एडिशन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह की कैलकुलेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे लेबनीज का यांत्रिक मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है। इस मशीन कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में आज भी प्रयुक्त होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर आज कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। देखो जैकार्ड लूम, आपने हैंडलूम का नाम सुनाई है, वीविंग मशीन जिसमें कपड़ा बुनकर, जैसे जो बुनकर हैं कपड़े को बुनते हैं, तो ये आप ये देख सकते हैं जैकार्ड लूम है। तो यहाँ पर क्या है, ये वीविंग मशीन जो हैंडलूम होता है कपड़ा बुनने की मशीन का आविष्कार करते हुए आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो फ्रांस के जोसेफ जैकार्ड ने 1804 में कपड़ा बनाने के इस लूम का आविष्कार किया था। सर्वप्रथम इस लूम में द्विछिद्र पंचकार्ड का प्रयोग किया गया था। जैकार्ड ने इस लूम की 2 निम्न मुख्य विशेषताएं थी, जैसे पंचकार्ड के उपयोग से सूचना जो इन्फॉर्मेशन है और जो निर्देश हैं, जो भी डायरेक्शंस देने हैं उसको कोडित किया जा सकता था, ठीक है। इसमें देखो किया जा सकता था, पंच कार्ड में कोडित सूचना तथा निर्देशों का समूह एक प्रोग्राम के रूप में कार्य करता था, ठीक है। तो ये जैकार्ड लूम का आविष्कार यंत्र था जिसमें ये हैंडलूम जिसे हम बोलते हैं वीविंग मशीन या फिर कपड़ा बुनने की जो मशीन होती है ना, उसका आविष्कार इन्होंने किया था। कब किया था? 1804 में किया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन, ठीक है। चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन 1812 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणितज्ञ प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने इस यंत्र का आविष्कार किया था। ये आप देख रहे हैं एक रूम
में एक बहुत बड़ी मशीन सी रखी हुई है। तो ये चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन था, जो क्या किस काम आता था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के काम आता था। इस मशीन में शाफ्ट एंड गियर लगे होते थे तथा ये मशीन भाप से चलती थी। चार्ल्स बेबेज की इस मशीन की सहायता से विभिन्न बीज गणितीय फलनों का मान 0.20 स्थानों तक सरलता से ज्ञात किया जा सकता था। ठीक है, तो 20 टाइम्स तक आप है ना, बीज गणितीय क्या होता है, जैसे मान लीजिए अंडर रूट के अंदर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो इसमें कैलकुलेट की जा सकती थी, है ना। 20 स्थानों तक के बीज गणित की वो 20 टाइम्स तक अंडर रूट निकाल सकता था ये वाली मशीन। ठीक है, चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन बोला जाता है। और 1830 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का एक विकसित रूप तैयार किया जिसे एनालिटिकल इंजन भी कहा जाता है। ठीक है, 1812 में कौन सा हो गया, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन 1830 के अंदर। तो ये दोनों इंजनों के नाम और ईयर आपको अच्छे से याद होने चाहिए। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन, है ना, बाद में इसका आविष्कार कर जो इसमें अपग्रेड करके जो बनाया गया था उसका नाम क्या रखा गया, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, ये एनालिटिकल इंजन 1830 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही डेवलप किया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अजय नेक्स्ट चलते हैं। चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन ये देख सकते हैं, ये पुराना वाला क्या था, डिफरेंस इंजन है, ये थोड़ा इस तरीके का दिखाई देगा, है ना, ये बहुत बड़ी मशीन है। फिर इसको थोड़ा सा अपग्रेड करके इसका एनालिटिकल इंजन बना दिया था 1830-31 में। एनालिटिकल इंजन आधुनिक युग में प्रयुक्त हो रहे कंप्यूटर से काफ़ी समानता रखता है। एनालिटिकल इंजन पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था। ये पहला कंप्यूटर था जो निर्देश के आधार पर गणना करता था। जैसे ही आप इसमें कमांड देंगे उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन करके आपको देता था। एनालिटिकल इंजन का मैकेनिकल इंजन है, ये 1 मिनट में 50 जोड़ करने की क्षमता रखता था। इसमें 2 प्रकार के कोडों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, हेलोरिथ सेंसर टेबुलेटर। ठीक है, हेलोरिथ सेंसस टेबुलेटर 1890 में डॉक्टर हरमन हेलोरिथ सेंसर टेबुलेटर नामक मशीन का आविष्कार किया था। इस मशीन में पंच कार्ड को विद्युत द्वारा संचालित किया जाता था। हरमन हेलोरिथ ने 1896 में पंच कार्ड यंत्र का उपयोग करने के लिए टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी और 1911 में इस कंपनी को अन्य कंपनी के साथ मिलाकर कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी नाम दिया गया था। अजय नेक्स्ट चलते हैं। मार्क फर्स्ट 1944 में ये पहला विद्युत यांत्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसमें 500 मील लंबाई के तार व 30 लाख विद्युत संयोजक थे। 5 सेकंड में 1 गुणा और 12 सेकंड में 1 भाग में की क्रिया संपन्न कर सकता था। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए एनिएक 1943 से 46, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये प्रथम इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था, इसमें पहली बार बिजली से चलने वाला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कौन सा था, एनिएक था। ये याद रखना है, एनिएक। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, सन 1946 में परसेपर एकार्ट, ठीक है, तथा जॉन मैकेली ने इसका निर्माण किया था। तो ये दोनों नाम ये रखने हैं, परसेपर एकार्ट तथा जॉन मैकेली ने इसका निर्माण किया था 1946 में। एनिएक का निर्माण किसने किया था, इन दोनों के नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जॉन एंड एकार्ट ये दोनों नाम हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका नाम हो गया। ये विश्व का पहला सामान्य उद्देश्य, है ना, जनरल ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया विद्युत कंप्यूटर था। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। एडवेक, ठीक है, एनिएक के बाद कौन सा आया था, 1949 में एडवेक आया था। वॉन न्यूमैन ने सन 1947 में स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर आधारित एडवेक इलेक्ट्रिकल डिजिटल वेरिएबल मशीन का आविष्कार किया था। ऑटोमेटिक कंप्यूटर विकसित किया ये सूचनाओं, डेटा और निर्देश इंस्ट्रक्शन को अपनी मेमोरी में संग्रहित करने में सक्षम था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। एडवेक 1949 में आया था। और इसके बाद आया था यूनिवेक। ठीक है, यूनिवेक यूनिवर्सल हो गया है। ठीक है, यूनिवर्सल एडवांस कंप्यूटर हो गया। ये प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। एनिएक का ही विकसित रूप था। इसका उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए होता था। तो ये थोड़ा सा नाम याद रख सकते हैं आप। ठीक है, इन चीज़ों के नाम आप याद रखेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि वो एनिएक, यूनिवेक, ठीक है, एडवेक, ये आपको याद रखना है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये जाते जाते क्वेश्चन करते हैं। ये होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोसेसर है तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से होंगे।
तो ये ऑप्शन है ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये हमने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, पर आप इसका आंसर करने का ट्राई करें, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती हैं, अपना थोड़ा सा जोर देंगे जब दिमाग पर, आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आपने कंप्यूटर सुना है, कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर में 3 भाग होते हैं। तो ALU कंट्रोल यूनिट रजिस्टर होगा, ALU कंट्रोल यूनिट रैम होगा, ALU रोम एंड DC रोम होगा, या कैश मेमोरी बोलते हैं इसको पूरा, ठीक है, कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर। तो इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर करने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे हम इस चार्ट को, ठीक है। कोई इस चार्ट को पढ़ के आना चाहे तो घर से भी पढ़ के आ सकता है। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर जनरेशन हम देखेंगे, उनके बारे में देखेंगे, उनके उदाहरण देखेंगे। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कोई अगर इसको पढ़ना चाहे तो घर से पढ़ के आए, फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। ओके बाय।